तो आज के सेशन में हम लोग इनर्शिया एंड मास के बारे में समझने वाले हैं। प्लीज अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। सो इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया के बारे में बताया गया कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। हर एक ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि फिजिक्स में दो स्टेट है, एक हमारा क्या है, एक हमारा है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। सो हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, एंड दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड दैट नेचुरल टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इसी फैक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion. This property of body is called its inertia. यही बॉडी की जो टेंडेंसी है या प्रॉपर्टी है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, तो मास के साथ है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ट्रक का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। एक साइकिल के इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। एक रबर के बॉल और एक कागज के बॉल को अगर कंपेयर करो तो रबर के बॉल का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सो बेसिकली मास से आप इनर्शिया के बारे में पता लगा सकते हो या मास से इनर्शिया को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ द बॉडी is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. So कह रहा है कि इनर्शिया को मेजर करने का तरीका है कि कितना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ा उसके स्टेट को चेंज करने में। ट्रक को उसके स्टेट में बदलाव लाने के लिए, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए, या मोशन में है और तो उसको रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बहुत बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस कारण से उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा है, ठीक है। The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of the lighter body. तो हैवियर बॉडी की जो इन यानी कि स्टेट है उसमें बदलाव लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं लाइटर बॉडी के स्टेट में बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि लाइटर बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और हैवियर बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और इसी से आपका साइंस मैथ्स ठीक होगा। जितना ध्यान दोगे उतना सारी चीजें आप सीखोगे, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो ये पता चल गया कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा। सो दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द हैवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसके इनर्शिया का मेजरमेंट देता है। अगर कोई हैवियर बॉडी है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी, और कोई लाइटर बॉडी है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, काव्यांश क्या होगा, लाइटर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा नहीं होगा यार, कम होगा, ठीक है। आपका क्या नाम है, अनिकेत। तो अनिकेत समझ में आ गया। अब बताओ कुछ चीजें मैं पूछता हूँ। एक तुम्हारे पास स्टोन का बॉल है, इतना बड़ा स्टोन का, और इतना ही बड़ा एक रबर का बॉल है, दोनों का साइज एक है, किसका इनर्शिया ज्यादा हो और क्यों, स्टोन का, क्यों। हाँ बिल्कुल सही है, काव्यांश समझ में आया। सो आज आज ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यही क्लियर कट फैक्ट है, ठीक है ना। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। कोई पूछे इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को क्या करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है, और इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। हर एक बॉडी यूनिवर्स में अपने स्टेट को क्या चाहता है, मेंटेन रखे। अगर वो चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, और इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इसी फैक्ट को यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा,
and a body in the motion continues to be in motion, and this property of body is known as inertia. ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब क्या है मोमेंटम, क्या है, तो किसी कोई भी बॉडी है वो दूसरे बॉडी से टकराती है इस तरीके से, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसको मेजर हम लोग कर सकते हैं मोमेंटम के हेल्प से। सो मोमेंटम बेसिकली क्या है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, दो अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। ये मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोमेंटम ज्यादा है तो वो ज्यादा इम्पैक्ट एक्सर्ट करेगा, अगर मोमेंटम कम है तो क्या कम इम्पैक्ट जनरेट करेगा। जैसे कि मान लो कि एक बुलेट है और गन से मैंने फायर किया, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। मास तो कम है बट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, इसलिए उसका मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा होगा, तो इम्पैक्ट भी क्या होगा, बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रक है, ठीक है, जो धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बुलेट की स्पीड से चल रहा है, अगर बुलेट की स्पीड से जाएगा तो उसका मोमेंटम तो बहुत बहुत ज्यादा होगा, बट इवन वो बहुत स्लोली भी चल रहा है तब भी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। सो मास ज्यादा है इसीलिए ट्रक का क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा और इम्पैक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से एक बच्चा है साइकिल चला रहा है और तुमसे आके टकराता है, तो उसका मोमेंटम कैसा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि साइकिल की स्पीड भी कम होती है और उसका मास भी क्या है, कम है। बट साइकिल की स्पीड से एक कार चल के आ रही है, तुम्हें हिट करती है, तो तुम्हें इम्पैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट का रिलेशन क्या है, मोमेंटम से है, और इसी फैक्ट को हमारे न्यूटन ने समझ लिया, और इससे ही न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में का स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट है, जरा इसको समझते हैं हम लोग। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज के बारे में होता है कि मोमेंटम का इम्पैक्ट को अगर मेजर करना चाह रहे हो तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम देखो, और चेंज इन मोमेंटम को रेट में देखो। ठीक है, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर इसको इसी फैक्ट को हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली मान लो कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट था और u वेलोसिटी से चल रहा था, और t टाइम के बाद ये v वेलोसिटी अटेन कर लेता है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स f। तो आप क्या लिखोगे, रेट चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, mv माइनस mu अपॉन t, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। सो अब हमारे पास क्या आ गया, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो आप कह सकते हैं फोर्स टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उतना कम टाइम में होगा, और अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। मान लो कि बॉल आ रही है, यहां से आ रही है और आपको पकड़ना है बॉल को, तो बॉल को पकड़ने का दो तरीका है, या तो बॉल को ऐसे पकड़ ले या बॉल को यहां तक आने दे, अपने बॉडी के एकदम पास तक आने दे, और जब लगे कि आपको यानी हिट करेगा उस समय आप उसको पकड़ लो। तो जब यहाँ पे पकड़ोगे तो आपको चोट लग जाएगी बहुत जोर से। क्यों, क्योंकि आपने टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, और इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आप हाथ को अगर पीछे पीछे लेते चले आते हो तो टाइम को आप बढ़ा दोगे, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि लॉन्ग जंप में जहाँ पे एथलीट जंप करता है वहां पे हम लोग सैंड रखते हैं, न कि वहां पे टाइल लगा देते हैं। क्योंकि टाइल जब लगाएंगे तो जब हमारा एथलीट यहाँ से कूद के यहाँ पे आएगा तो यहां तक इसकी वेलोसिटी तो काफी होगी, बट सडनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो रेट चेंज क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सडनली हुआ है, धीरे धीरे नहीं हुआ है। सडनली का मतलब क्या है, टाइम स्पैन बहुत कम है,
और टाइम स्पैन बहुत कम होने के कारण बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। अब यहीं पे मैंने रेत डाल दी, सैंड डाल दिया। अब क्या हुआ, जब खिलाड़ी यहाँ पे कूदा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, धीरे धीरे कम हुई। तो धीरे धीरे कम होने में क्या हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगा, ठीक है, और रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इस कारण से क्या हो गया, कम हो गया। तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, उसकी हड्डियां नहीं टूटेगी। बट वहीं पे टाइल पे तुम कूद जाओ, तुम्हारी हड्डियां जरूर टूट जाएगी। कितने बच्चे गांव में देखोगे कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाते हैं। कहाँ पे कूदते हैं, मिट्टी पे कूदते हैं, कभी भी सड़क पे नहीं कूदते हैं। तुम कूदोगे तुम्हारा टांग टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे सराउंडिंग में क्या है, सड़कें ही सड़कें हैं, हार्ड सरफेस है। बट गांव में क्या होता है, खेती ही खेत होती है, तो वहां की मिट्टी क्या भुरभुरी है, ठीक है ना। तो जब आप कूदते हैं तो खेत में कूदते हैं, खेत की मिट्टी हल्की है, तो आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं, टाइम बढ़ जाता है, वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम होती है, सडनली कम नहीं होती है। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, और इस कारण से आपको चोट क्या है, कम लगती है। कभी आपने देखा होगा कि एक होता है कि जंप ऐसा होता है जिसमें एक डंडा लेके कूद दौड़ता है खिलाड़ी, और डंडे को लगाता है यहाँ पे, और इस तरीके से जंप करता है, ठीक है, एक बैरियर लगा होता है, उस पर जंप करता है। तो बैरियर के जब इस पार जाता है तो यहाँ पे गद्दे वगैरह क्यों लगा देते हैं, कोई ठोस चीजें क्यों नहीं लगाते हैं, खूब संगमरमर का टाइल लगा दे कि भैया एथलीट खुश हो जाएगा, इंटरनेशनल एथलीट है। तो खुश नहीं होगा, बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, उनको बहुत ज्यादा चोट लगेगा उसको, क्योंकि जब वो कूद के इस तरीके से फर्श पे आएगा तो यहाँ तक तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और सडनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसकी हड्डियां क्या होगी, जरूर टूटेगी। बट आपने जब यहाँ पे मान लो स्पॉन्जी कुछ लगाया, तो जैसे कि ऐसे के खिलाड़ी आया और यहाँ पे हिट किया, तो सडनली आपका वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, पहले तो गद्दा नीचे गया, फिर गद्दा ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, और रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और इस तरीके से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे फोर्स का हम लोगों ने इस तरीके से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही फोर्स का हमें क्या मिलता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलता है। इसके पहले हम लोग फोर्स के इफेक्ट के बारे में जानते थे, बट फोर्स को मेजर नहीं कर पा रहे थे। बट न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स को आप मेजर कर सकते हो। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, मान लो कि m मास का ऑब्जेक्ट था, और उसमें आपने a एक्सेलरेशन जनरेट किया, तो आपने कितना फोर्स लगाया होगा, m इंटू ए। मान लिया कि आपने 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे, 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट पे आपने यहाँ से क्या मारा, धक्का। धक्का मारने के कारण इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस पे लगने वाला फोर्स अगर कोई कहे कि आपने कितना फोर्स लगाया है, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल लूंगा m इंटू ए से। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो यू विल गेट 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स मैंने एक्सर्ट किया है। बट ये मेजरमेंट कैसे पता चला हमें, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही पता चला, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया, इसीलिए ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ न्यूटन द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। समझ में आया। वैसे क्या होता, वैसे मास का किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट न्यूटन ने चूंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया, तो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ न्यूटन इट्स ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने कुछ भी और भी चीजें ऑब्जर्व की, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल आया, फिर ऑब्जेक्ट ने ऐसा एक्ट करना स्टार्ट किया। एक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा से ऐसे ही करता था, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ने इसको समझा और इसको एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा। बट हमेशा से ही ऑब्जेक्ट का रिएक्शंस क्या होता था, ऐसा ही होता था, या जब भी फोर्स लगता था किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलता था, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाता है, जैसे मैंने इस हैंड से इस हैंड पे एक फोर्स जनरेट किया, तो कह रहा है कि जितना फोर्स मेरा फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड पे जनरेट कर रहा है, उतना ही सेकेंड हैंड फर्स्ट पर भी जनरेट कर रहा होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर रहा होगा। तो न्यूटन ने कहा जो फर्स्ट एंड सेकेंड हैंड पे जनरेट फोर्स कर रहा है, इट इज कॉल्ड एक्शन, एंड in this action, in response of these actions,
द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड हैंड टू द फर्स्ट इज नोन एज रिएक्शन। तो इस एक्शन के इक्विवेलेंट हमें मिल रहा है रिएक्शंस, बट ये जो रिएक्शंस होगा इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, बट डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट होगा सिर्फ और सिर्फ। और इसी कारण आप चल पा रहे हैं, इसी कारण आप दौड़ पा रहे हैं, इसी कारण आप जंप कर पा रहे हैं। कैसे? तो जब आप चलना होता है, यहाँ पे चलने में चूंकि फर्श पे फ्रिक्शंस है, तो आप आराम से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो और आप आगे की तरफ जाते हो। बट यहीं पे ऑयल में गिरा दो, तेल गिरा दो, ठीक है, यहाँ पे पाउडर बहुत सारे गिरा दो, ठीक है, डस्ट गिरा दो, तब आप जब चलने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे मार्बल एकदम क्लीन कर दो, क्या होता है मार्बल क्लीनिंग के ड्यूरेशंस में आपको बोल दिया जाता है ना कि मार्बल क्लीन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी बिखरा हुआ है, आप इस पे चलना मत नहीं तो गिर जाओगे, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। जब पीछे की तरफ आप फोर्स लगाते हैं तो आप पीछे की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के एब्सेंस में आप पीछे ही चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, फ्रिक्शन होने के कारण इसीलिए जूते में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शंस बढ़ जाए। फ्रिक्शंस बढ़ने के कारण आप प्रॉपरली क्या करते हैं, सड़क पे या जिस सरफेस पे चले फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो वो सड़क भी क्या करता है, आपको आगे की तरफ ले जाता है। दौड़ने के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, आप पीछे की तरफ ऐसे झुकते हैं और काफी ज्यादा फोर्स पीछे के, इसलिए तेजी से आप दौड़ पाते हैं। जंप करने के ड्यूरेशन में भी आप पहले पीछे की तरफ यानी कि झुकते हो और काफी ज्यादा फोर्स लगाते हो, फिर आगे की तरफ आप जाते हो। तो जितना फोर्स आप इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शंस में आपको वो आगे की तरफ ले जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटी करके इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि कुछ एक्टिविटी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बैलून एक लिया है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक थ्रेड लगा दिया ऐसे करके, ये थ्रेड। अब थ्रेड में हमने क्या किया, बैलून पे पहले एक स्ट्रॉ चिपका दिया किसी तरीके से, ठीक है, और स्ट्रॉ के सहारे मैंने बैलून को क्या कर दिया, हैंग कर दिया है इस थ्रेड में, ठीक है। हमने क्या किया है, बैलून में क्लिप लगा के इसके एयर को रोक रखा है, ठीक है। इस क्लिप को निकालो, आराम से पकड़ो बैलून को, क्लिप को ऐसे करके खींच लो, बैलून किधर जाएगा, आगे की तरफ। क्यों? क्या इसमें इंजन लगा हुआ है, क्या इसमें आपने धक्का दिया है, क्यों आगे चला गया? इसको तो वहीं रहना चाहिए था, जहां था वहीं तो रहना चाहिए था, मैंने तो पुश भी नहीं किया है। बट जैसे ही क्लिप निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बैलून क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है एयर पे, जो इसके अंदर एयर भरा हुआ है, और एयर भी इस रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो बैलून हमारा, चूंकि एयर इस डायरेक्शन में जाएगा, बैलून क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ऐसा एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। बैलून पे एक स्ट्रॉ चिपकाओ और उस स्ट्रॉ से एक थ्रेड ले जाके कहीं पे टाइटली रिजिड सरफेस पे उसको फिक्स कर दो और ऐसा एक्टिविटी करके देखो, ठीक है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशंस के कारण ही न्यूटन ने एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और न्यूटन उस कंक्लूजन को फिर क्या किया, स्टेटमेंट में लिखा। क्या लिखा? तो कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और ये दोनों ही अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ठीक है। अब इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, और एक स्प्रिंग बैलेंस को हमने रिजिड सरफेस के साथ फिक्स कर दिया, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को हमने पहले स्प्रिंग बैलेंस में है के साथ फंसाया है, और इधर से हैंड से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ इधर की तरफ। तो पहला स्प्रिंग बैलेंस दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस भी पहले पे फोर्स लगाएगा। आप दोनों का अगर रीडिंग देखिएगा तो 100 न्यूटन ही आएगा। सो बेसिकली कह सकते हैं कि ए स्प्रिंग बैलेंस बी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। बट उतना ही आपका बी स्प्रिंग बैलेंस भी ए पे लगा रहा है, बट इस डायरेक्शन में लगा रहा है। समझ में आई बात है? कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एक गन है, गन से बुलेट है, और गन को जब आप फायर करेंगे तो ये बुलेट क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो ये बुलेट की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और क्योंकि इसका मास कम है और इस गन ने इस बुलेट पे फोर्स लगाया है, तो इस कारण से इस बुलेट ने भी इस गन पे फोर्स लगाया, बट इस गन का मास ज़्यादा होने के कारण ये जो रिक्वायलिंग फोर्स है इसको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा और फिर रुकेगा, ठीक है। बट चूंकि बुलेट का मास
गन के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। ये कहाँ ग्राम में होगा, ये कहाँ किलोग्राम में होगा, तो ये बहुत ही तेजी से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक नाव से एक बच्चा जंप करना चाह रहा है, तो नाव को जब आप पीछे की तरफ धक्का देते हो तो नाव तो इधर जाता है, बट आप आगे की तरफ जाते हो, क्योंकि नाव भी आपको क्या करता है, धक्का देता है। बैलून वाला एक केस देख ही लिए। अब ये रॉकेट का, सो व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड, द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैसेस कमिंग आउट and exert an equal and opposite force on the rocket. So basically जो रॉकेट के अंदर में ईंधन जलता है वो बहुत तेजी से क्या होता है, उसका फ्लेम नीचे की तरफ आता है और स्मोक भी नीचे की तरफ आता है। सो बेसिकली ये रॉकेट इन सब पे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है, और इसके रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें क्या रही है, रॉकेट पे अपवर्ड थ्रस्ट लगा रही है, और रॉकेट इसी कारण से ऊपर ऊपर की तरफ जाता रहेगा। सो व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड, the force of the burning of the gases coming out exert an equal and opposite force on the rocket and it moves upward। और इस तरीके से हमारा रॉकेट क्या होता है कि मूव करता है। ऐसा ही आप छोटा सा रॉकेट दिवाली में जो छोड़ते हो उसका भी तो फंक्शन ऐसा ही है। समझ लो कि ये बड़ा रॉकेट है, उसमें छोटा है, उसमें कम ईंधन है। अब वो फ्यूल क्या करता है, फ्यूल बर्न होता है तो नीचे की तरफ फ्यूल पे हमारा रॉकेट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फ्यूल भी उसके रिस्पॉन्स में क्या है, फोर्स लगा रहा है, और जब तक जाता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा फ्यूल बर्न ना हो जाए। उसके अंदर में जो बारूद है कभी ना कभी जाके खत्म होगा, तो रॉकेट भी धम से फिर गिर जाता है। जब तक बारूद उसमें रहता है, बारूद के जलने के कारण क्या होता है, स्मोक जनरेट होता है, जिसको और काफी ज्यादा फायर भी जनरेट होता है जिसको रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ फेंकता रहता है, और इक्वली रॉकेट को वो आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कवर हो गया है। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी बारे में पढ़ना होता था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके सिलेबस से क्या है, डिलीटेड है। तो आपका ये पूरा का पूरा जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कंप्लीट हो गया है। इस पे हम लोगों ने एनसीईआरटी से भी डिस्कशंस किया है, साथ में नोट्स पर भी डिस्कशंस किया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का वर्क ये है कि आराम से नोट्स लिखिए और इसको एक दो बार पढ़ें, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सको। ठीक है।